तो दोस्तों DaVinci Resolve सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा DaVinci Resolve। तो सबसे पहला जो आएगा आप उस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट दिख रही है यहाँ पर ब्लैक मैजिक की, तो आपने इसी पर क्लिक करना है। अभी DaVinci Resolve 17 चल रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है और फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई वाटरमार्क नहीं आता। तो आप यहाँ पर से सिंपली डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। अभी DaVinci Resolve 17 चल रहा है, ठीक है, और ये DaVinci Resolve 17 बीटा है और ये 17 Resolve जो है यहाँ पर स्टूडियो वर्जन है। अब स्टूडियो और DaVinci Resolve बीटा में फ़र्क क्या है, मतलब नॉर्मल वर्जन में फ़र्क क्या है, ये है फ्री वर्जन, ये है पेड वर्जन। पेड वर्जन के अंदर आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं और फ्री वर्जन के अंदर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप फ्री वाले सॉफ्टवेयर से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ की टेंशन लेने की बात नहीं। मे बी आपका 18 आ रखा हो यहाँ पर, अगर अपडेट हो चुका होगा तो अभी फ़िलहाल 17 है, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बस थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। तो अभी 17 चल रहा है, बहुत बढ़िया है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपका मैक ओएस है तो मैक ओएस के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए, लिनक्स है तो लिनक्स के लिए, और स्टूडियो में भी आपको मिल जाते हैं। तो आपने सिंपली विंडोज़ का है तो विंडोज़ पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका एक ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर DaVinci Resolve 17.3.2 वर्जन चल रहा है। आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपना नाम डाल लीजिए, जो भी अपना नाम डालना है आप नाम डालिए, और यहाँ पर अपना लास्ट नेम डाल दीजिए। तो मैं यहाँ लास्ट नेम डाल देता हूँ। कंपनी, अगर आप कंपनी है तो कंपनी का नाम डाल सकते हैं, तो आपका कोई कंपनी नहीं है तो नहीं डालिए। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, तो आप अपनी ईमेल आईडी ज़रूर डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल डाल देता हूँ अपनी ईमेल आईडी, और यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए। अगर आपका फ़ोन नंबर है तो मैं यहाँ फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। तो इसके बाद आप यहाँ पर कंट्री डालिए, जो भी आपकी कंट्री है, यहाँ स्टेट डालिए। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ दिल्ली। इसके बाद आप यहाँ पर सिटी डालिए, सिटी भी दिल्ली है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ रजिस्टर एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए आपकी यहाँ पर जिप फोल्डर यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो ये 2.5 GB की फ़ाइल है, तो इसे पूरा डाउनलोड कर लीजिए जितनी भी देर आपको लगेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए शो इन फोल्डर करते हैं, इसे ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर इंस्टॉल है जिप फाइल में। तो मैं इसको न्यू फोल्डर में डालता हूँ और इसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ। यहाँ राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं, तो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसको इंस्टॉल करिए। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करिए, आई एक्सेप्ट पर क्लिक करिए, नेक्स्ट पर क्लिक करिए। लोकेशन चेंज करनी है तो यहाँ पर से चेंज कर दीजिए, लेकिन इसी डिफ़ॉल्ट में रहने दीजिए। और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करिए और इंस्टॉल पर क्लिक करिए। इसके बाद ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉल हो रहा है। तो दोस्तों सिर्फ 2 मिनट लगे और यहाँ पर ये फिनिश पर आ गया है। और तो मैं इस पर फिनिश पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसे ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो हमने DaVinci Resolve को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका शॉर्टकट आ चुका है हमारे डेस्कटॉप पर। तो चलिए अब इसे ओपन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने DaVinci Resolve को। अब इसको डबल क्लिक करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग विंडो आ चुकी है। तो पहली बार थोड़ा सा टाइम लेता है, इसके बाद आपका ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी ऑलरेडी यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट सेव हैं। तो आपको आपकी ये सेव नहीं होंगी, आपका सिर्फ अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको सिंपली इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप न्यू प्रोजेक्ट वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना चाहते हैं तो आप न्यू फोल्डर बनाइए, उसमें आप अपनी फाइल्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट बना रखा है तो आप यहाँ पर से इसे ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, उससे पहले हम यहाँ पर और भी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक स्लाइडर मिल जाता है जिससे आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनाइज का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर नेम के तरीके से आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप डेट मॉडिफाइड की तरफ से सॉर्ट कर सकते हैं। टाइमलाइन फॉर्मेट, आपको यहाँ पर फ्रेम रेट, सॉर्टिंग का ऑप्शन एक्चुअली में यहाँ पर
तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है जिस पर आप क्लिक करके यहाँ की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर से अगर ग्रेड व्यूज़ में देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करिए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। तो मैं इसको दोबारा से ग्रिड पे कर देता हूं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलता है जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा डेटाबेस। अब डेटाबेस का यूज़ तब होता है जब आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे हो। अगर आपकी बहुत सारी टीम है और आपका काम जो है नेटवर्क के थ्रू शेयर होता है, 4-5 कंप्यूटर हैं और 4-5 कंप्यूटर में अलग अलग एडिटर्स बैठे हैं, तो उस हिसाब से डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है। या सर्वर पे आप डाल दीजिए तो आपके कंप्यूटर पे आप काम करेंगे और दूसरा कंप्यूटर पे दूसरा बंदा काम करेगा। यानी कि आप एडिटिंग कर रहे हैं, दूसरा बंदा कलर ग्रेड करता है या कलर करेक्ट करता है, तो आप सेम कंप्यूटर में बैठे रहिए, आप एक सर्वर पर अपलोड कर दीजिए अपने प्रोजेक्ट को, तो दूसरा बंदा अपने कंप्यूटर में बैठ के सेम प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है। तो डेटाबेस का काम ये होता है। तो फिलहाल हम डेटाबेस पर नहीं जाएंगे, इसको हम हटा देंगे यहाँ पर से। हमारा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे अपना नया प्रोजेक्ट बनाना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या न्यू प्रोजेक्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से इस पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ DaVinci Resolve ट्यूटोरियल, ठीक है। इसके बाद आप क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए तो आपका एक प्रोजेक्ट बन जाएगा और आपका जो है DaVinci Resolve ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये ओपन हो गया है तो अब आपको ये लग रहा होगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर लग रहा होगा, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने फाइनल कट प्रो का नाम सुना है, प्रीमियर प्रो का नाम सुना है, आफ्टर इफेक्ट्स का नाम सुना है, आपने कभी यूज़ भी किया है तो बहुत अच्छी बात है। आपके लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये सॉफ्टवेयर, बस आपको यूज टू होना पड़ेगा इसके साथ साथ, ठीक है। और बढ़िया बात यह है कि ये फाइनल कट प्रो, प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स का मिला जुला कर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसे DaVinci Resolve नाम दिया गया है। ये एक ब्लैक मैजिक का सॉफ्टवेयर है और ब्लैक मैजिक जो कंपनी है वो कैमरा और वीडियो एडिटिंग पर ही काम करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर बना गया है वो वीडियो एडिटर के लिए स्पेशली ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसकी अपडेशन भी जो होती है वो वीडियो एडिटर को जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर है, बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है और ये लीडिंग सॉफ्टवेयर होने वाला है बहुत जल्द सब में। लेकिन अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी बन जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। तो चलिए अब इसको सीखते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी टाइमलाइन पर बहुत सारी क्लिप्स हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर देखी बहुत सारी क्लिप्स हैं आपके पास, तो आपको कभी कभार क्या होता है अपने टाइमलाइन को जूम इन करके देखना पड़ता है, जूम आउट करके देखना पड़ता है। तो आपको ये करने के कई तरीके हैं। यहाँ पर आपको एक स्लाइडर दिख रहा है, तो आप इसकी मदद से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा, आप अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट का बटन दबाते हैं, ALT ऑल्ट का बटन दबाते हैं और अपने माउस के व्हील को ऊपर करते हैं तो जूम इन, अगर नीचे करते हैं तो जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं। तीसरा, आपको यहाँ पर एक बटन्स दिख रहे हैं, 3 बटन्स दिख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप पूरी की पूरी टाइमलाइन को देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको पूरा जूम इन करता हूँ और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पूरी की पूरी टाइमलाइन आपकी एक क्लिक पर आ जाएगी। मान लीजिए अगर आप अपनी किसी भी पार्ट को जूम इन करके देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पार्ट आपको जूम इन करके दिखेगा। यही पार्ट को और ज़्यादा जूम इन करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये और ज़्यादा जूम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे तो दोबारा से पूरी की पूरी आप टाइमलाइन देख सकते हैं। तो एक टाइमलाइन को जूम इन करने का और जूम आउट करने का यह मैंने आपको तरीका बता दिया। दोस्तों अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि मुझे अपनी ये वाली क्लिप को आगे लेकर के आना है, इस वाली क्लिप से आगे लेकर के आना है और इस वाली को पीछे लेकर के आना है। तो उसको करने का एक बड़ा तरीका है जो कि सब करेंगे, जो भी अगर किसी को शॉर्टकट नहीं पता होगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इसे ऊपर करेंगे, इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे, इसको पीछे लेकर के आएंगे और इसको फिर नीचे ले आएंगे। तो एक ये तरीका है। तो मैं Ctrl+Z करके इसको वहीं पर ले आता हूँ। अब इसका शॉर्टकट है, जैसे मान लीजिए मुझे इसको स्वैप करना है तो मैं अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल दबाऊंगा, कंट्रोल का बटन होल्ड रखूँगा, फिर शिफ्ट का बटन होल्ड रखूँगा। कंट्रोल और शिफ्ट दोनों बटन मुझे होल्ड रखने हैं। उसके बाद आप ग्रेटर देन और लेस देन की इनको दबा सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन की और लेस देन की आपको पता होगा तो उन्हें दबा सकते हैं। तो अब मान लीजिए मुझे अपनी एक क्लिप को इसके मिडल में लेकर के आना है। तो ये तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ एक छोटा सा तरीका ताकि आपको ये ज़्यादा याद रहे।
तो मैंने इंस्पेक्टर को यहाँ करना है, इस पर ड्यूअल विंडो कर देनी है। जैसे कि मुझे ये वाली विंडो, ये वाली क्लिप को इन दोनों के बीच में लेकर के आना है या इसके बीच में लेकर के आना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से पहले डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे इनपुट पॉइंट लूँगा और आउटपुट पॉइंट यहाँ ले लूँगा, और सॉरी इनपुट पॉइंट ये ले लिया और आउटपुट पॉइंट ये ले लिया। तो यहाँ पर से हम इधर लेकर के आएंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे इंसर्ट पर, तो यहाँ पर बीच में आ जाएगी ये। ठीक है, मैं इसे प्ले करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये एक रिवाइज चीज़ थी जो मेरे को लगा आपको बताना चाहिए ताकि आपको ये ज़्यादा ध्यान में रहे। दोस्तों, अगर हमें अपनी वीडियो को ट्रिम करना है तो उसको करने का एक तरीका है, यहाँ पर आप अपनी जो है टाइमलाइन पर जो भी क्लिप है उसको अगर छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जैसे ही लेकर आएंगे कॉर्नर पे, तो आपको एक ये देखिए कर्सर चेंज होता हुआ नज़र आएगा। तो जैसे ये कर्सर चेंज होता हुआ आपको नज़र आए तो आप उस पर क्लिक करके इसको ट्रिम छोटा छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इधर भी कर सकते हैं और यहाँ पर यहाँ से भी ट्रिम कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको मिडल पर लेकर के आते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कर्सर कुछ अलग चेंज हो गया है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है और मिडल पर दोनों साइड में हो जाएगा। तो आप इसके मिडल पर क्लिक करके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको दोनों विंडो के अंदर दिखेगा कि आप कहाँ से और कौन से टाइम पर इसको कट लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी ट्रिम कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी हैंडी है, काफ़ी यूज़फुल है और ये खाली आपको DaVinci Resolve में देखने को मिलती है। तो ट्रिम करने के अलग अलग तरीके हैं और जो भी आपको सही लगे आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिलेक्शन टूल। अगर यहाँ पर आप टूल्स देख रहे हैं तो ये जो सबसे पहला टूल है सिलेक्शन टूल, जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं सिलेक्शन करने के लिए, मूव करने के लिए कोई क्लिप को, और जो अभी हमने यूज़ करा था ट्रिम करने के लिए और ये एडिट करने के लिए। अब यहाँ पर आपको एक और टूल दिखता है जिसे कहते हैं ट्रिम एडिट टूल, ट्रिम एडिट मोड, इसका शॉर्टकट है T। अब इसका बेनिफिट क्या है ये देखिए, यहाँ पर इसका कर्सर आप यहाँ पर देख सकते हैं चेंज हो चुका है। अब इसका बेनिफिट देखिए, यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर कर्सर चेंज हो रहा है। अब इसको मैं यहाँ पर से ड्रैग करता हूँ। पहले हम इसको ट्रिम कर सकते थे, पहले हम इसको जब ये सिलेक्शन टूल में से आप इसको एडिट कर सकते थे और यहाँ स्पेस बच जाता था और फिर इसको आपको रिपल डिलीट करना पड़ता था। डिलीट यहाँ पर से कर सकते थे या फिर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर रिपल डिलीट करते थे। ठीक है, लेकिन इस सिलेक्शन टूल का फ़ायदा क्या है, यहाँ पर आप देखिए, आपने ये सिलेक्ट कर रखा है ट्रिम एडिट मोड, तो आप यहाँ पर देखिए आप सिंपली इसको ट्रिम कर सकते हैं, उसके बीच में कोई स्पेस नहीं बचेगा। ठीक है, अगर आप इधर भी करते हैं तो कोई स्पेस नहीं बचेगा, आपकी टाइमलाइन ऑटोमेटिकली वहाँ पर फिल होती हुई चली जाएगी। तो ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचाता है। अगर आप कुछ भी करेंगे तो ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचा देता है। तो ये टूल का भी यूज़ करें, बहुत ही यूज़फुल टूल है ये। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट टूल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है रेज़र टूल। अब मान लीजिए मुझे कोई कट लगाना है अपने क्लिप में, तो मैं इस रेज़र टूल का या ब्लेड का हेल्प लेंगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारा ये कट लग जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये है, सिंपल तरीका। और अगर मुझे इसका शॉर्टकट करना है तो B प्रेस करूँगा, ब्लेड आ जाएगा और इसे हम हटा सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक बड़ा स्टेप हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इसको इसके ऊपर लेकर के आता हूँ और मैं ब्लेड सेलेक्ट करता हूँ और मेरे को इस पर भी कट करना है, फिर मेरे को इस पर कट करना पड़ेगा, तो ये 2 कट हो जाएंगे। बहुत ही बड़ी चीज़ है। इससे बढ़िया एक शॉर्टकट होता है Ctrl+बैकस्लैश, यानी कंट्रोल को आपने होल्ड रखना है और बैकस्लैश प्रेस करना है। तो मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ, कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। अब कंट्रोल को मैंने होल्ड रखा है और बैकस्लैश मैंने दबाया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर कट लग चुका है। तो हमारा एक स्टेप कम हो रहा है, ब्लेड हमारे को सिलेक्ट करके कट नहीं लगाना पड़ रहा, हम एक ही शॉर्टकट से हम कट भी लगा सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इस क्लिप को ऊपर ले आता हूँ, अब मुझे इस वाली पे कट लगाना है, तो मैं Ctrl+बैकस्लैश करूँगा तो यहाँ पर कट लग जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैं इन दोनों पर एक साथ कट लगाना चाहता हूँ, तो ब्लेड टूल से मुझे इस पर भी कट लगाना पड़ेगा, इस पर भी कट लगाना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है Ctrl+बैकस्लैश, उसमें एक साथ सभी में कट लग जाएगा। और जो क्लिप सेलेक्टेड होगी, अगर हम उस पर कट लगाना चाहते हैं तो हमें दोबारा से Ctrl+बैकस्लैश दबाएंगे तो वहाँ पर एक कट लगेगा। अगर कोई सिलेक्ट नहीं होगी तो दोनों पर कट लगेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी यूज़फुल टूल रहता है। अब मान लीजिए अगर हमें इस पर कट नहीं लगाना, एक चीज़ और आप कर सकते हैं,
ये ऑटो ट्रैक सेलेक्टर को आप हटा दीजिए। अब मैं अगर किसी को सिलेक्ट नहीं करता हूँ और कंट्रोल प्लस बैक स्लैश दबाता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे ये वाली क्लिप जो है इस पर कट नहीं लगा, लेकिन नीचे वाली पे लगा है। तो ये ऑटो ट्रैक सेलेक्टर अगर आपका डिसेबल होगा तो आप उस पर कोई एडिट नहीं कर पाएंगे, तो मेक श्योर कि ये सिलेक्टेड होना चाहिए। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपकी क्लिप जो है लॉक्ड है, जैसे लॉक है, उस ट्रैक पर जो भी क्लिप है उसको एडिट नहीं कर सकते। जैसे कि ये वाले पे लॉक लगा रखा है मैंने, तो आप इस ट्रैक में जितनी भी क्लिप है उसको मूव नहीं कर सकते, उन्हें एडिट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसे अनलॉक करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल टूल है। लेकिन इसी तरह से आपको एक और यहाँ पर एक लॉक दिखता है, तो इसका भी यूज़ समझ लीजिए। पोजीशन लॉक है ये, ठीक है। आप इसे मूव नहीं कर सकते, लेकिन आप एडिट कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप इसे मूव नहीं कर सकते, इसको अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। इसका फ़ायदा ये होता है कि मान लो आप अपनी क्लिप आपने बना ली है, प्रोजेक्ट आपने बना लिया है, लेकिन आप फिर भी एडिट कर रहे हो, लेकिन आप अपनी सीक्वेंस को मूव नहीं करना चाहते, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी यूज़फुल टूल रहता है। दोस्तों इसके बाद जो 3 जो बटन्स दिख रहे हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो हमने इंस्पेक्टर पे जाकर ये करा था। और एक्चुअली में ये वही है। जैसे कि मान लो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर से लेकर के आता हूँ और यहाँ पर ओवरराइट करता हूँ, तो ये वही एक्चुअली है। ये देखिए यहाँ पर रिप्लेस क्लिप, ओवरराइट क्लिप और इंसर्ट क्लिप, तो एक्चुअली में ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं इसे अंडू कर देता हूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, ये स्नैपिंग टूल है। स्नैपिंग टूल क्या है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर मान लीजिए मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, इसका शॉर्टकट है N, और मैं यहाँ पर से इसको इधर लेकर के जाता हूँ, क्लिप को इधर लेकर के जाता हूँ। अब मुझे इसको अगर जोड़ना है एक साथ में, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा, तो आप यहाँ पर इसकी एजेस को देखना, तो ये हम बिल्कुल सही जगह पर नहीं जोड़ पाएंगे, हमारे को बहुत ध्यान से जोड़ना पड़ेगा इसे, ठीक है। लेकिन अगर हम स्नैपिंग टूल को इनेबल कर देते हैं तो आप ये देखिए कमाल, मैं इसके पास लाऊंगा और ये ऑटोमेटिकली इसके साथ चिपक जाएगा। तो स्नैपिंग टूल एक्चुअली में ये काम करता है। अब ये लिंक टूल है। अब इसका मतलब क्या है, ये ऑडियो और वीडियो को लिंक करता है। जैसे कि मान लीजिए अभी ये इनेबल है, तो हमारी ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ हिल रही है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ऐसे अनलिंक कर देता हूँ तो यहाँ पर ये अनलिंक हो चुके हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर देखिए एक दूसरे से अलग हैं ये, ठीक है। अगर मैं इसे लिंक करता हूँ तो ये दोनों, अगर मैं इन दोनों को लिंक करता हूँ तो ये दोनों साथ में है, ठीक है। तो इसका यूज़ ये है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक बटन दिख रहा है, ये यहाँ पर, तो इसका यूज़ क्या है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप अपने टाइमलाइन के व्यू ऑप्शन को देख सकते हैं। तो आप अलग अलग तरीके से ये यूज़ कर सकते हैं। अभी हम आने वाली वीडियोस में इसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इस पर क्लिक, अभी ये एक्चुअली में थंबनेल वाला है जिसमें आपको पूरा का पूरा व्यू दिख रहा है जो भी वीडियो के अंदर है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो सबसे आगे का शॉट दिखेगा आपको और एक सबसे लास्ट का फ्रेम दिखेगा, सबसे आगे का फ्रेम और लास्ट का फ्रेम दिखेगा, ठीक है। इसका यूज़ ये है। अगर हम ये वाला यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी थंबनेल दिखेगा, कोई भी पता नहीं चलेगा कि कौन सी क्लिप है। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि अगर हम इनका यूज़ करते हैं तो ये ग्राफिक कार्ड पर और प्रोसेसर पर लोड डालता है। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो अगर आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर स्लो हो रहा है, डेविंची रिजॉल्व स्लो हो रहा है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो मैं वैसे इसको ले आता हूँ, देखिए लोड हो रहा है ना, तो यही चीज़ फ़र्क पड़ती है काफ़ी। ऑडियो ऑप्शन में भी यही है, आप अपनी ऑडियो वेव फॉर्म, ये आपको वेव दिख रही है ना यहाँ पर, इसको कैसे देखना चाहते हैं आप, ऐसा देखना चाहते हैं बार्स के तौर पर, आप इसे ऐसे नीचे की तरफ देखना चाहते हैं या वेव के तौर पर देखना चाहते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी ये वर्क नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता क्यों वर्क नहीं कर रहा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी डेविंची रिजॉल्व में, तो आप इससे ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर से आप वीडियो ट्रैक और ऑडियो ट्रैक की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये बड़ा करना चाहें उतने बड़े कर सकते हैं, जितनी छोटी करना चाहें छोटी कर सकते हैं। इसमें आप ऑडियो के ट्रैक को यहाँ पर से आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो ये थे कुछ ऑप्शंस। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे चीज़ की जो आपको हर पैनल में मिलता है, वो है इंस्पेक्टर। आपको ऊपर काफ़ी सारे पैनल्स दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया पुल हो गया। अगर आप इसे इनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली क्लिक करना है, तो आपको मीडिया पुल दिखेगा।
ठीक है। इसके बाद आप इफेक्ट लाइब्रेरी को भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं यहाँ पर से। यहाँ पर आपको एडिट इंडेक्स भी मिल जाता है, उसको भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। साउंड लाइब्रेरी को भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है, इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर मीडिया पूल पर दोबारा जाइए और यहाँ पर भी आपको मिलता है मिक्सर, मेटाडेटा और इंस्पेक्टर। तो हम और इसके बाद आपको एक लास्ट में एक बटन दिखता है ये वाला, इसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं अपने इंस्पेक्टर को, या किसी भी चीज़ को आप एक्सपेंड करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करिए तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। इंस्पेक्टर हटा दीजिए, मेटाडेटा हो जाएगा, मिक्सर कर दीजिए तो मिक्सर सिर्फ इतना ही रहेगा, ठीक है। इंस्पेक्टर पे चलते हैं और इसे हटाते हैं, ठीक है, और इसको मैं छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम इंस्पेक्टर पे चलते हैं। मान लीजिए मुझे अपनी इस क्लिप को जूम इन करना है, यहाँ पर आप अपने क्लिप के हिसाब से कोई भी चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम वीडियो के बारे में जानेंगे अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इस क्लिप को अगर मैं जूम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर से जूम कर सकता हूँ, जूम आउट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर से जूम आउट कर सकता हूँ। तो ये एक दूसरे से लिंक है। अगर मैं यहाँ पर से इसको हटा देता हूँ तो ये लिंक नहीं होगा अब ये, तो ये जूम होगा सिर्फ एक्स एक्सिस में, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो सिर्फ वाई एक्सिस में होगा, ठीक है। और यहाँ पर से आप दोबारा से इसे लिंक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर इसको रीसेट करना है तो आप इस रीसेट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पर नंबर टाइप करके भी कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको पोजीशन का मिलता है, आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर से आप रोटेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर से स्लाइडर से रोटेट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रोटेट होगा, बहुत फास्ट होगा, लेकिन अगर आप नंबर से करेंगे तो ये बहुत धीरे धीरे से होगा, ठीक है। इसका बस इतना सा फ़र्क है। और आपको यहाँ पर ऊपर एक बटन दिख रहा है, अगर आपने बहुत सारी एडजस्टमेंट कर दी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारी की सारी रीसेट हो जाएगा, जितने भी आपने एडजस्टमेंट करी है। यहाँ पर सिर्फ वही इंडिविजुअल चीज़ होगी जो भी आपने करी है, यहाँ से सारे के सारे एडजस्ट रीसेट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है क्रॉपिंग का। आप यहाँ पर जैसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आप इसे क्रॉप कर सकते हैं, लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, ठीक है। और रीसेट करने के लिए आप यहाँ पर इसके भी अपना है तो आप इसे रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर डायनेमिक जूम का, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये डिसेबल होता है, आपको इसे इनेबल करना होता है। ये एक एक्चुअली में स्लाइड शो में बहुत यूज़फुल होता है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसे ओपन करता हूँ और मैं अभी आप इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ सिंपली देखेंगे अभी तो ये जूम इन हो रहा है, आपको वैसे नहीं पता चलेगा। कोई स्टेबल क्लिप होगी ना तो मैं उसे दिखाऊंगा आपको जिसमें मूवमेंट नहीं होगी। ये देखिए इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर अगर मैं डायनेमिक जूम लगाता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए ये ऑटोमेटिकली जूम आउट हो रहा है, देखिए, ठीक है। ये जूम आउट हो रहा है हल्का हल्का सा, लेकिन अगर आप स्वैप कर देंगे इसे तो यहाँ पर ये जूम इन होने लग जाएगा, ये देखिए। तो ये काफ़ी यूज़फुल टूल है। अगर आप जल्दी से जूम इन और जूम आउट करना चाहते हैं, अपने क्लिप में ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं जूम इन जूम आउट की, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप रीसेट भी कर सकते हैं, या फिर इसे अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। एक और इसका फ़ायदा ये है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर से क्रॉप करता हूँ, लेकिन अब मैं अगर इसको दबाऊंगा तो सारी की सारी चीज़ें रीसेट हो जाएगी। लेकिन मैं अगर डीसेलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर आप देखिए वो सारे डिसेबल हो गए हैं और यहाँ पर हमारी जो क्लिप है वो रीसेट हो गई है, लेकिन वो एक्चुअली में रीसेट नहीं हुई है, ठीक है। अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो आपकी सेटिंग्स वही रहेंगी, ठीक है। ये कई बार बहुत यूज़फुल होता है जब आपको अपनी सेटिंग्स नहीं हिलानी होती, लेकिन आप यहाँ पर से डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से रीसेट करके इसे डिसेबल कर देता हूँ। अब आपको इसके साथ साथ एक और चीज़ दिखेगी, यहाँ पर अभी और भी सेटिंग्स है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कंपोजिट दिखता है, यहाँ पर से आप अब इसके कंपोजिट मोड को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसकी ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। अभी ये जो है एडवांस चीज़ें हैं, ये मैं आपको अभी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अभी आपको यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में एक ये ऑप्शन भी दिख रहा है, ठीक है। अभी इसको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिप को जूम इन कर देता हूँ, इसको पोजीशन हल्की सी चेंज कर देता हूँ। अब मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये आपको बटन दिख रहा है ना, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट करा है वो हमको यहाँ पर दिख रहा है। एक्चुअली में यही है, आप यहाँ पर गौर करना। अगर मैं इसे हिलाऊंगा तो आपको यहाँ पर एंकर पॉइंट हिलते हुए नजर आएगा। अगर मैं इसको यूँ हिलाऊंगा तो यहाँ पोजीशन दिखेगा। अगर मैं यूँ करूँगा, इसको जूम इन करूँगा तो यहाँ पर जूम इन दिखेगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर से भी आप ग्रिड से कर सकते हैं, दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। इसके अलावा आप इसे रीसेट कर सकते हैं दोबारा से, तो वही रीसेट हो जाएगा। और आपको इसको हटाना है तो आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे, वो हट जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें होती हैं, क्रॉप के लिए भी है, डायनेमिक जूम के लिए है, ओपन एफेक्ट्स, फ्यूजन और एनोटेशन। अब एनोटेशन क्या है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जूम इन करके दिखाता हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट लगाना है, ठीक है। अब टेक्स्ट लगाने के लिए मैं यहाँ पर से एनोटेशन पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर एक सर्कल लगा देता हूँ और यहाँ पर एक मार्कर बन जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्कर बन जाता है और आप इस मार्कर को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लीजिए मुझे यहाँ पर टेक्स्ट लगाना है, तो मुझे याद रहेगा कि हाँ मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट लगाना है। तो जैसे ही ये यहाँ पर से प्ले होगा तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट लगाना है। इसके अलावा ये मार्कर आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। चलिए मैं इसको पहले, तो इसको यहाँ पर से आप डिलीट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर से हट जाएगा। इसके अलावा अगर आप मार्कर और फ्लैग यहाँ से, तो यहाँ पर से भी आप मार्कर लगा सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मार्कर लग जाता है, तो आप इसे क्लिक करके यहाँ पर मार्कर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप क्लिप पर भी मार्कर को सेट कर सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक करिए और मार्कर आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप फ्लैग भी लगा सकते हैं, इसे फ्लैग कहते हैं, ये क्लिप की लास्ट में लगता है। इसका यूज़ भी यही होता है, अगर आपको कोई नोट्स बनाने हैं तो आप यहाँ पर से कर सकते हैं इसको यूज़, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई टेक्स्ट लगाना है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिप में कोई एडिटिंग करनी है बाद में या कलर ग्रेड करनी है, आपको याद रखना है, तो आप इस पर क्लिक करके उसे अपना रिमेंबर रख सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ होती है, ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। तो फिलहाल तो मैंने आपको बेसिक एडिट पेज का बेसिक इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से बता दिया है। अभी हम आगे चल के इसके बारे में और जानेंगे। फिलहाल अब हम चलते हैं, सेम चीज़ें हम करेंगे कट पेज में। तो कट पेज का अब हम यूज़ करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कट पेज का क्या क्या यूज़ है। दोस्तों कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद आपको सबसे पहले सेटिंग करनी पड़ती है कुछ, और वो सेटिंग्स करने के लिए आपको यहाँ पर कॉर्नर पे एक बटन दिखेगा सेटिंग्स का, तो आपने इस सेटिंग्स वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये वाली विंडो दिखेगी जिसमें आपको दिखेगा टाइमलाइन एंड फॉर्मेट, वीडियो मॉनिटरिंग, ऑप्टिमाइज मीडिया एंड रेंडर कैश, वर्किंग फोल्डर्स और फ्रेम इंटरपोलेशन। तो आपको मेनली ध्यान देना है टाइमलाइन फॉर्मेट पर, ठीक है। जिस भी रेजोल्यूशन पर आपकी वीडियो शूट हुई है, अगर वो 1920x1080 पर हुई है या फिर 1280x720 पर आई हुई है या 4K पे हुई है, 2K पे हुई है, आपको उसी हिसाब से अपने टाइमलाइन को सेट करना है। बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अगर आप इसे पहले से सेट करके रखेंगे तो बेनिफिट रहेगा। तो मैं इसे 1920x1080 पर रहने देता हूँ। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि आपका फ्रेम रेट कितना है वीडियो का, जो मेन क्लिप आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो कितने फ्रेम रेट पर होनी चाहिए और कितने फ्रेम रेट पर आपकी मेन फुटेज है, ठीक है। मेन फुटेज की बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप सेट कर लीजिए अपने टाइमलाइन के फ्रेम रेट को। प्लेबैक फ्रेम रेट को आप सेम रखिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वीडियो मॉनिटरिंग का बेनिफिट तब होता है जब आपके पास ड्यूअल मॉनिटर होते हैं। वैसे आई होप कि आपके पास सिंगल मॉनिटर होगा और मोस्टली लोगों के पास सिंगल मॉनिटर ही होता है, तो मैं इसे इग्नोर करते हैं अभी। और अभी हम टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी हम इसके बारे में प्रॉपर एक तरीके से समझेंगे, पूरी की पूरी मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी हम फिलहाल आपको ये सेट करना है और इसे सेव कर देना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से रेजोल्यूशन और यहाँ पर फ्रेम रेट सेट कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इसे फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको नीचे कुछ बटन्स दिख रहे हैं। अब इनका यूज़ क्या है, ये हैं पेजेस। डिविंची रिजॉल्व में इन्हें पेजेस कहते हैं। प्रीमियर प्रो अगर आपने कभी यूज़ किया तो उसे उसमें वर्क स्पेस दिखता है। डिविंची रिजॉल्व एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फाइनल कट प्रो, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट सब कुछ आपको एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पेजेस दिखते हैं। तो सबसे पहला पेज यहाँ पर आपको दिखता है मीडिया का, इसके बाद आपको दिखता है कट पेज, उसके बाद एडिट पेज, उसके बाद फ्यूजन पेज, कलर पेज, फेयर लाइट पेज और डिलीवर पेज। एक्चुअली में अब हम इन सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो मैं अभी आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। इसमें क्या है, मीडिया पुल, जहाँ पर आपकी जितने भी प्रोजेक्ट की फाइलें होंगी, मीडिया होंगे, वहाँ पर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक तरीके से। तो अभी हम देखेंगे उसे। फिर उसके बाद कट पेज आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। बहुत सारे लोग जो है इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है, अभी हम जानेंगे इसके बारे में भी। एडिट पेज भी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है, जहाँ पर आप प्योरली एडिट करते हैं अपनी वीडियो को। उसके बाद फ्यूजन पेज आ जाता है। फ्यूजन पेज जहाँ पर आप VFX कर सकते हैं, आप अपने मोशन ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली में अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स का नाम सुना है तो यहाँ पर आप हर चीज़ वो कर सकते हैं जो आप आफ्टर इफेक्ट्स में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कलर का पेज मिलता है,
इसका मतलब है कि एक सेपरेट पूरा का पूरा कलर पेज है जहाँ पर से आप कलर करेक्शन और कलर ग्रेड कर सकते हैं। तो ये एक पूरा पूरा का पूरा पेज आपको मिल जाता है। और डविंची रिजॉल्व एक्चुअली में इसी के लिए जाना जाता है, इसके अंदर सुपर प्रो टूल्स हैं आपकी वीडियो को कलर करेक्ट और कलर ग्रेड करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर फेयरलाइट पेज है, एक्चुअली में पूरा का पूरा पेज है सिर्फ ऑडियो एडिटिंग के लिए। और लास्ट एंड नॉट लीस्ट लास्ट पेज है डिलीवर का। डिलीवर यानी कि जहाँ पर से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी हम सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं मीडिया पेज पर। तो यहाँ पर आपको दिखता है मीडिया पेज, जहाँ पर से आप अपनी फाइल्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर आपको दिखता है मीडिया स्टोरेज का, यहाँ पर स्पेस दिखता है, ये सारा का सारा मीडिया स्टोरेज का है। एक्चुअली में ये आपका कंप्यूटर में जितनी फाइल्स होती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ, मेरी फाइल्स हैं यहाँ पर F फोल्डर में है और यहाँ पर आपको दिखेगा मेरा डिविंची रिजॉल्व की फाइल्स हैं। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, ड्रोन फुटेज यहाँ पर है, सी की फुटेज यहाँ पर है, ट्रेन फुटेज यहाँ पर है। तो ये मेरे कंप्यूटर के फोल्डर्स हैं। ये मेरी अभी प्रोजेक्ट में मैंने इंपोर्ट नहीं किया है, ये अभी मेरे कंप्यूटर के अंदर है। तो प्रोजेक्ट में कैसे इंपोर्ट करते हैं अभी हम जानेंगे। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर 3 वीडियो फुटेज हैं जो मैंने बताया कि ये भी मेरे कंप्यूटर के अंदर है, अभी प्रोजेक्ट में नहीं आया है। तो प्रोजेक्ट में लाने के लिए हमारे को अपनी फाइल्स को कंप्यूटर में से हमें मीडिया पूल के अंदर लेकर के आना पड़ेगा। अब मीडिया पूल में कैसे लेकर के आते हैं? 2 तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पर से ड्रैग करके यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है आप राइट क्लिक करेंगे, ऐड इनटू मीडिया पूल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी वीडियो को अपने मीडिया पूल यानी कि प्रोजेक्ट में लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ गई है। अब इसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से करने के लिए कई ऑप्शन हो जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी फुटेज को रखने के लिए। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करके यहाँ पर आप न्यू बिन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर न्यू बिन क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ ड्रोन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ड्रोन फुटेज आ गई है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को ड्रैग करके ड्रोन फोल्डर के अंदर लेकर के जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मास्टर जो मेन फुटेज आएगी तो मास्टर में होगी। उसके बाद अगर हम ड्रोन में जाना चाहेंगे तो हम ड्रोन में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से आप जा सकते हैं। अभी हम और तरीके जानेंगे, ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं और ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर से। ये मैंने रिमूव यहाँ पर से डिलीट का बटन दबाया और यहाँ पर हमारा मीडिया पोल खाली हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसके मैं रीनेम करता हूँ, अपने फाइल्स को रीनेम करता हूँ। तो ये रही मेरी फाइल्स और मैं ड्रोन फुटेज की है ना फाइल्स को मैं यहाँ पर से ड्रोन 1 लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ड्रोन 2 और यहाँ लिख देते हैं हम ड्रोन 3, ठीक है। यहाँ पर हमारी 3 फाइल्स हो गई जो ड्रोन मैंने फाइल्स का नाम दे दिया, इसको कट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्रोन फाइल्स हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को इंपोर्ट करता हूँ मीडिया पूल में। अभी फिलहाल इसे इग्नोर कर दीजिए। इसके बाद मैं सी वाले फोल्डर में चलता हूँ और इसको भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ट्रेन वाले फोल्डर में चलता हूँ, इसे भी ड्रैग कर लेता हूँ और मैं लास्ट वर्टिकल वाले में चलता हूँ, इसे भी ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, हम चलते हैं स्मार्ट बिन में। अब स्मार्ट बिन का देखिए, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ ऐड स्मार्ट बिन करता हूँ और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इसे ड्रोन फुटेज, ठीक है। अब यहाँ पर मीडिया प्रॉपर्टीज़ आप ऐसे रहने दीजिए और फाइल नेम को आप यहाँ पर फाइल नेम पे रहने दीजिए। वैसे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं लेकिन इसे फाइल नेम पे रहने दीजिए। कंटेंट्स यहाँ पर डाल देता हूँ ड्रोन, ठीक है। अब देखिए कमाल, अब मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, मास्टर के अंदर आप देखेंगे, मास्टर के अंदर हमारी सारी की सारी फाइल्स हैं और मैंने यहाँ पर ड्रोन वाली पे जैसे क्लिक करूँगा तो खाली जिसके नाम में ड्रोन होगा वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, ठीक है। हमारे को सिंपल एक स्मार्ट बिन बनानी पड़ी। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। इस ड्रोन फोल्डर को मैं यहाँ पर से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सारी की सारी फाइल्स आ चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है कीवर्ड्स का। अब इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसे ध्यान से समझना। अब मान लीजिए मुझे ये 3 ड्रोन्स को एक फोल्डर में डालना है, वो भी स्मार्ट बिन में डालना है, ठीक है। उसे हम कीवर्ड्स के थ्रू भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे ये 3 ड्रोन्स फुटेज हैं, ठीक है। आपने तीनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है।
अब क्या करना है आपने, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है, सॉर्टिंग का ऑप्शन दिख रहा है, आपने इस कोने वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखेगा शॉर्ट एंड सीन, आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। आपने क्या करना है, कीवर्ड्स वाले ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको डालना है ड्रोन, जो भी आपने डालना है कीवर्ड, और एंटर प्रेस करना है, यहाँ पर चेक हो जाएगा। इसके बाद आपने सेव कर देना है। यहाँ पर करते ही आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पर भी दिखेगा, एक्सपेंड करने का ऑप्शन दिखेगा, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखेगा ड्रोन। तो यहाँ पर आप देखिए ऑटोमेटिकली जिसके साथ कीवर्ड पर ड्रोन लिखा हुआ था किस, ठीक है, वो जो हमने सेलेक्ट करी थी और उस पर कीवर्ड हमने सेट करा ड्रोन, तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनाइज हो गई है, ठीक है। मास्टर में हमारी सारी फुटेज है, लेकिन स्मार्ट बिन के अंदर, ड्रोन के अंदर हमारी पूरी फुटेज है। इसी तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है जिसमें आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी स्मार्टली जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चलिए मास्टर पर चलते हैं। मान लीजिए मैं इसको भी कीवर्ड सेट कर देता हूँ इसका ड्रोन शॉट का, ठीक है। तो आप देखिए कमाल, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर वही वाला मेन्यू खुला है क्योंकि ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है शॉर्ट एंड सीन, और मैंने यहाँ पर कीवर्ड डाल दिया ड्रोन, ठीक है, और एंटर प्रेस किया। अब आप देखना कि यहाँ पर वो वाली फुटेज भी ऑटोमेटिकली आ गई है। तो इसी तरह आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसी तरह से आप कोई भी वीडियो को यहाँ पर से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, कमेंट्स डाल सकते हैं, उसी हिसाब से आप स्मार्ट बिन बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। अगर आपको ऑर्गेनाइज करना पसंद है, वैसे आपको पसंद होना चाहिए ऑर्गेनाइज करना, तो ये आपका फेवरेट पेज होने वाला है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं तीनों ड्रोन फुटेज को यहाँ पर से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, समझते हैं हम, यहाँ पर से डिलीट कर दिया हमने। इसके बाद ज़रूरी नहीं है आप अपने यहाँ पर से ड्रोन फुटेज को इंपोर्ट करें, ठीक है, ये भी एक तरीका है। इसके अलावा और भी तरीके हैं, ठीक है, इंपोर्ट करने के। आप फाइल पर जाएँ, इंपोर्ट पर जाएँ और यहाँ पर से आप मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट अपनी फाइल्स को यहाँ पर से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं अपनी मीडिया को ऑर्गेनाइज करने के, अपनी मीडिया को इंपोर्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। तो आपको जो सा तरीका इजी लगता हो वो आप इजी तरीके से यूज़ करें, लेकिन आप इस पेज का यूज़ ज़रूर करें और ऑर्गेनाइज ज़रूर करें अपनी फुटेज को। दोस्तों आई होप कि आपको अभी मीडिया पेज के बारे में समझ आ गया होगा। अभी हम बाकी चीज़ों के बारे में भी समझेंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं एडिट पेज पर, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अभी हम सब कुछ समझेंगे डिटेल में। अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ हर चीज़ से, ठीक है। अब हम एडिट पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर हम इफेक्ट्स लाइब्रेरी को हटा देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पर आपको दिखता है हमारा मीडिया पुल, वही मीडिया पुल जो हमारे को यहाँ पर पहले नीचे दिख रहा था, अब एडिट पेज में वो साइड में आ गया है, ठीक है। स्मार्ट बिन आपको यहाँ पर दिख रही है। एक्चुअली में क्या है, मीडिया पुल आपको हर पेज पे दिखेगा। मीडिया पुल जो है आपकी फुटेज होंगी, जो क्लिप्स होंगी, वो आपको हर पेज पर दिखेगा, ठीक है। स्मार्ट बिन भी आपको मिलेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी टाइमलाइन है, ठीक है, जहाँ पर आप प्रोजेक्ट को बनाते हैं अपना, ठीक है। अपने कोई भी प्रोजेक्ट को आप क्रिएट करेंगे वो आप अपनी टाइमलाइन पर करेंगे। तो टाइमलाइन क्रिएट करने का यहाँ पर एक तरीका है, आप यहाँ पर राइट क्लिक करिए, टाइमलाइन पर जाइए और यहाँ पर क्रिएट न्यू टाइमलाइन पर क्लिक कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट है Ctrl+N। तो आप इस पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको ये पॉपअप विंडो खुलेगी। आप यहाँ पर से इसका नाम दे सकते हैं और कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहने दीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पर से चेक बॉक्स हटा के यहाँ पर से और भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर से मॉनिटर आउटपुट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट इस पर चेक कर देता हूँ और इस पर क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी टाइमलाइन क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको देखिएगा टाइमलाइन की एक और थंबनेल बन गया है, इसे थंबनेल्स कहते हैं। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं थंबनेल्स हैं। तो यहाँ पर एक टाइमलाइन का थंबनेल आपको दिख रहा है। अब टाइमलाइन का थंबनेल, एक तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर टाइमलाइन की जगह अगर हम रीनेम करना चाहें तो आपने इस टाइमलाइन वाले जो टेक्स्ट है इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर से आप नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ मेन एडिट, ठीक है। तो यहाँ पर से आप नाम चेंज कर सकते हैं, सिंपल है। इसके बाद आपको आपकी टाइमलाइन पर ये दो आइकन दिखते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कॉर्नर पे दो आइकन्स दिखते हैं, लेकिन आपकी जो मेन क्लिप्स होती हैं और जो आपकी मेन क्लिप्स होती हैं उसमें अलग अलग आइकन्स दिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको वही वाला आइकन दिखेगा, ठीक है, जो यहाँ पर राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड में आपको म्यूजिक का आइकन दिखेगा, यानी इसके अंदर एक ऑडियो है। अब जिसके अंदर आपको यहाँ पर आइकन नहीं दिख रहा है म्यूजिक का, तो इसका मतलब है यहाँ पर इसके अंदर, इस क्लिप के अंदर कोई ऑडियो नहीं है। इसी तरह से आपको
समझ आ जाएगी ये भाई आपकी क्लिप है और ये आपकी टाइमलाइन है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे हम अपनी फुटेज को अपनी टाइमलाइन पर लेकर के आ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपने सिंपली क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पर, ठीक है। एक तरीका ये है, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, राइट क्लिक करके यहाँ पर आप इंपोर्ट सेलेक्टेड क्लिप टू टाइमलाइन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह भी आपकी टाइमलाइन पर आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक ही विंडो दिख रही है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे ध्यान से समझना। हमारे को 2 विंडोज़ चाहिए होती है, कभी कभार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वैसे 2 विंडोज़ पर काम करना। 2 विंडोज़ कैसे, कहने का मतलब क्या है वो अभी आप समझ जाएंगे। ये आप तरीका ज़रूर समझ लीजिए। यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है इंस्पेक्टर, यहाँ पर मिक्सर, मेटाडेटा और इंस्पेक्टर, ठीक है। आप इंस्पेक्टर को यहाँ पर से क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक कॉर्नर में एक विंडोज दिख रही है डबल वाली, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपकी 2 विंडो हो जाएगी, ठीक है। ये सिंगल विंडो है और यहाँ पर आपकी डबल विंडो हो गई। अब इस डबल विंडो का फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी है मेन टाइमलाइन की वीडियोस, ठीक है, और ये हमारी है सोर्स वीडियो। अब सोर्स वीडियो मतलब ये वाली क्लिप की सोर्स वीडियो, अभी हमने टाइमलाइन पर ड्रैग नहीं करी है, ये हमारी, हम यहाँ पर से प्रीव्यू कर सकते हैं किसी भी फुटेज को, ठीक है। जैसे हमने यहाँ प्रीव्यू करना है तो हम यहाँ पर से प्रीव्यू कर सकते हैं किसी भी फुटेज को। तो आप ये ज़रूर कर लें, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, वो आप अभी समझ जाएंगे। दोस्तों अब मान लीजिए मैं अपनी ये वाली वीडियो को डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट, इसे हम फुल स्क्रीन पे कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं अपनी इस वाली वीडियो को डिलीट कर देता हूँ, तो मैंने डिलीट का बटन दबाया। अब हम सोर्स व्यूअर और टाइमलाइन व्यूअर के बारे में समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी इस क्लिप को डबल क्लिक करता हूँ। इसका फ़ायदा ये है, एक तो हम इसको हम यूँ करके देख सकते हैं, कोई भी क्लिप को हम यूँ करके देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पर आप प्ले करके देख सकते हो, ठीक है। अब इस क्लिप को आप ड्रैग करके भी अपनी टाइमलाइन पर लेकर के आ सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पर से ड्रैग करके लाया और यहाँ पर से भी आप ड्रैग करके ला सकते हो। तो ये हमारी जो है सोर्स व्यूअर है और ये हमारा है टाइमलाइन व्यूअर। जो आपकी एक्चुअल वीडियो बनकर तैयार होती है, जो आपके व्यूअर देखते हैं वो ये वाली वीडियो देखते हैं। ये आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें खुद अपनी फुटेज को देखकर एडिट कर सकते हो और सिलेक्टेड पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, वो अभी आप डिटेल में अभी समझेंगे, ठीक है। अब अगर हम दूसरी क्लिप को यहाँ पर से लेना चाहते हैं तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको भी मैं ड्रैग करके अपनी पहली क्लिप के पीछे लेकर के चले जाता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी क्लिप को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर हम इस क्लिप को ऊपर कर देते हैं तो ये ट्रैक 2 में चली जाएगी, ठीक है, और ये हमारी ट्रैक 1 में है। अब मैं इसको ड्रैग करके आगे ले आता हूँ तो जो भी क्लिप आपकी ऊपर होगी वो सबसे ऊपर, सबसे पहले दिखाई देगी और जो बाद में होगी वो बाद में दिखाई देगी। आपको ये देखना है, ठीक है, ये वाला जो हम एक्चुअली में देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसे प्ले करता हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमारी ये वाली क्लिप प्ले हो रही है और जैसे ही क्लिप ख़त्म होगी हमारी नीचे वाली क्लिप प्ले होने लग जाएगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, जो भी क्लिप टॉप पे होगी वो आपकी सबसे पहले दिखेगी, और लेकिन जो क्लिप बाद में होगी तो ऑटोमेटिकली वो वाली क्लिप सीक्वेंस वाइज दिखेगी, ठीक है। अब ये खत्म होगी तो वो वाली दिखेगी। तो इस तरह से आप टाइमलाइन को समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं सोर्स विंडो का एक और फ़ायदा, सोर्स व्यूअर का एक और फ़ायदा। मान लीजिए मैं अपनी इस वाली क्लिप को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये वाली जो क्लिप है इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये हमारी सोर्स विंडो में दिख जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर से ये स्टार्ट हो और डायरेक्ट यहाँ पर ये ख़त्म हो, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड पर आई का बटन दबाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ग्रे लाइन बन गई है, ठीक है। यहाँ पर हमारा इन पॉइंट सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर एक डॉट भी देख रहे होंगे, ये हमारा एक इन पॉइंट सेलेक्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर अपनी वीडियो क्लिप यहाँ तक रखना चाहता हूँ, तो अब मैं अपने कीबोर्ड पर दबाऊंगा ओ का बटन, तो हमारा इनपुट और आउटपुट पॉइंट जो है सेलेक्ट हो गया है। अब हमारी पूरी क्लिप जो है नहीं आएगी हमारी टाइमलाइन पर, सिर्फ इतना पार्ट आएगा। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर हमारा एक पार्ट आ चुका है अपनी क्लिप का। तो मैं यहाँ पर से आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये हमारी विंडो है, व्यूअर विंडो, ठीक है। अब मैं इसे प्ले करता हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे सिर्फ हमारा उतना ही पार्ट आया है जितना हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ये फ़ायदा है सोर्स विंडो का। अब इसका एक और फ़ायदा है, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, इसे हटाता हूँ। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं अपनी यहाँ पर एक और क्लिप लगाना चाहता हूँ, यही वाली। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको ड्रैग करूँगा यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे एक विंडो आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। अब इनमें सबका फ़ायदा अलग अलग है। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। अगर मुझे अपनी क्लिप को एंड में लेकर के जाना है, ये देखिए हमारे ये प्ले हेड है और हमारी ये क्लिप है, इसके एंड में लेकर के जाना है, तो मैं यहाँ लेकर के आऊँगा और यहाँ करूँगा अपेंड टू एंड।
तो मैं इस पर छोड़ दूंगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट में आ जाएगी। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ। सभी मेन्यू का अलग अलग यूज़ है। तो हम अगर इंसर्ट करता हूँ तो आप हमारा प्ले हेड देखिए, ये वाला हमारा प्ले हेड है। तो यहाँ पर हम करते हैं इंसर्ट, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरी जो क्लिप है जहाँ पर प्ले हेड था उसके मिडल में लग गई है, जितनी भी बड़ी क्लिप है उसके मिडल में लग गई है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ। दोबारा हम चलते हैं यहाँ पर ओवरराइट का फ़ायदा देखना, ओवरराइट का क्या होगा। और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो जहाँ पर हमारा प्ले हेड था उसके बाद से हमारी क्लिप लग गई है। ठीक है, और जो बाकी पीछे की क्लिप थी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई है। ठीक है, इसके बाद अगले वाला फ़ायदा देखते हैं रिप्लेस का। रिप्लेस भी देखते हैं क्या होगा, इस पर क्लिक करके इसे छोड़ते हैं। तो यहाँ पर जोन सी भी क्लिप थी उससे रिप्लेस हो गई है हमारी मेन क्लिप। ठीक है, अब मैं दोबारा से कंट्रोल Z करता हूँ और दोबारा से इससे चलते हैं और यहाँ पर करते हैं फिट टू फिल। एक्चुअली ये भी सेम ही होगा, तो मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही वाली क्लिप हमारी दोबारा से लग गई है जो हमारी पहले थी। फिट टू फिल भी वैसी ही है, लेकिन ये स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता है। तो मैं दोबारा चलता हूँ और यहाँ पर करता हूँ प्लेज ऑन टॉप। अब ये जैसे ही नाम से बता रहा है इसके ऊपर आ जाएगी क्लिप, जहाँ पर हमारा प्ले हेड है उसको देखना, उसके ऊपर आ गई है हमारी क्लिप। ठीक है, पहली वीडियो से ऊपर वाली आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम लास्ट में चलते हैं रिपल ओवरराइट, इस पर छोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी जो है पहले से ही जो क्लिप थी वो डिलीट हो गए, उसमें ओवरराइट हो चुका है। ठीक है, तो ये था अलग अलग फ़ायदा सोर्स व्यूअर का जो कि मैंने आपको बताया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में समझा जो हमारे एडिटिंग में हमारे को फ़ायदा देने वाला है। तो अब आगे सीखते हैं। दोस्तों अब हमने एडिट पेज के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, तो चलिए अब चलते हैं कट पेज पर। तो कट पेज बहुत सबमिट है, बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। अब आपको कट पेज में क्या डिफरेंस दिख रहा है, मोस्टली वही चीज़ें आपको दिखेंगी जो आपने एडिट स्क्रीन पे देखी। जैसे कि यहाँ पर आपको मीडिया पूल दिख जाता है, जो आपको मीडिया पूल एडिट पेज पर यहाँ दिख रहा है वो कट पेज पर यहाँ हो गया है। व्यूअर दिख रहा है वो आपको एडिट पेज पर यहाँ दिखता है, कट पेज पर भी यहाँ दिखता है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पर एडिट पेज पे आप दो तरीके के व्यूअर देख सकते थे। एक सोर्स व्यूअर जिसमें आप अपनी क्लिप को यहाँ पर देख सकते थे और टाइमलाइन वाली क्लिप को आप यहाँ पर देख सकते थे। अब कट पेज के अंदर क्या है, एक ही व्यूअर के अंदर आप दोनों चीज़ें देख सकते हो। ये एक मिला जुला जो है कह सकते हैं व्यूअर है। अगर आपने ये मीडिया पुल की वीडियो देखनी है तो आप किसी भी क्लिप पर डबल क्लिक करिए तो आपको यहाँ पर मीडिया पुल की क्लिप्स यहाँ पर आपको दिखेगी। लेकिन अगर आप टाइमलाइन की क्लिप देखना चाहते हैं तो आपको टाइमलाइन के प्ले हेड पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर आप एक ही विंडो के अंदर दोनों क्लिप्स देख सकते हैं। तो पहला डिफरेंस ये है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखेगी, वो दिखेगी टाइमलाइन इसके अंदर दो दो क्यों है, एक ये है और एक ये है। इसमें सबसे पहला डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ वो है प्ले हेड का। अगर आप इस बड़ी वाली एक्सपेंडेड टाइमलाइन की बात करें तो एक्सपेंडेड टाइमलाइन का जो प्ले हेड है वो एक जगह पर स्टक रहता है, एक जगह अटका रहता है। लेकिन ये वाली टाइमलाइन है, दोनों काम एक ही करती है, लेकिन ये वाली टाइमलाइन जो है इसका प्ले हेड आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, आपको ये पूरा का पूरा जूम आउट वर्जन में मिलती है टाइमलाइन। जैसे कि आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पर टाइमलाइन की स्टार्टिंग पे पहुँच जाएंगे, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस टाइमलाइन की एंड में पहुँच जाएंगे। तो दूसरा डिफरेंस ये है। तीसरा डिफरेंस क्या है, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। अब ये तीसरा डिफरेंस है, हम एडिट पेज पर चलेंगे। ये जो टाइमलाइन है जो ऊपर दिख रही है ये एक्चुअली वही वाली टाइमलाइन है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी। इसका वीडियो का ये कर देते हैं, तो ये यही वाला वर्जन है जो आपको यहाँ दिख रही है, और ये वाला जो वर्जन है वो ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो वर्जन है ना आपको यहाँ पर जो दिख रहा है वो यही वाला वर्जन है। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, तो टाइमलाइन का ये फ़र्क है। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर एक और चीज़ है, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक बटन लॉक का और ये अनलॉक का है। एक्चुअली में ये प्ले हेड जो है लॉक अनलॉक करने का है, ये वाला जो प्ले हेड है। अभी इसे हम मूव नहीं कर सकते, अभी टाइमलाइन मूव हो रही है। अगर मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ तो आप इस प्ले हेड को मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रेफर रखें कि ये इसे लॉक ही रहने दे, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। आप इस प्ले हेड को मूव कर सकते हैं, इस प्ले हेड को मिडल पर ही रहने दीजिए। तो ये फ़र्क है, अभी मैंने आपको बताया। बाकी अब और भी चीज़ों के बारे में जानते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा फिर भी दो टाइमलाइन क्यों दी गई है इसके अंदर, हम एक टाइमलाइन के अंदर तो यूज़ कर सकते हैं सब चीज़ें।
देखिए अगर हम एडिट की बात करें, एडिट पेज की बात करें, तो यहाँ पर हम डिटेल से एडिट करते हैं। यहाँ पर आपको और भी टूल्स मिल जाते हैं, आप यहाँ पर से इसको ट्रिम यहाँ पर से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये ट्रिम करना चाहें तो आप इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डिटेल तरीके से एडिटिंग करी जाती है। लेकिन कट पेज का फ़ायदा ये होता है कि आप अगर सुपर फास्ट मतलब फास्ट तरीके से कट और एडिट करना चाहते हैं तो आप सिंपल और फास्ट वीडियो यहाँ पर से बना सकते हैं। इसलिए 2 टाइमलाइन दी गई है। अब और भी चीज़ें जानते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर से देखिए हम ट्रिम करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ट्रिम करना चाहूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे ये छोटी नहीं हो रही क्लिप, ये आपको डायरेक्ट जो है इसको मूव कर रही है। पीछे की जो गैप है वो ऑटोमेटिकली फिल कर रहा है। जो हम यहाँ पर से करते हैं इस वाले बटन से, वो हम डायरेक्ट कट पेज में हमारे को यही बाय डिफ़ॉल्ट फीचर मिलता है। और मिडल वाले से आप यूँ कर सकते हैं। हमारे को वो ट्रिम करने का फीचर नहीं मिलता जिसमें हम वीडियो को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट हमारी जो है फिल हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं इस वाली क्लिप को इसके मिडल में डालना चाहता हूँ तो मैं इसको ड्रैग करूँगा। अब आप यहाँ पर देखना मिडल में क्या आएगा, ये देखिए ये ब्लू कलर का कुछ आ जाएगा। ठीक है, एक हाईलाइट होगी और उसके मिडल में लग जाएगी। ठीक है, और वो वाली जो क्लिप होगी वो पीछे हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसको इसके ऊपर लेकर के आता हूँ तो वो रिप्लेस हो जाएगी, यानी वो ये ओवरराइट नहीं होगी, सिर्फ रिप्लेस होगी उसके साथ। ठीक है, देख रहे हो, तो मैं अंडू कर देता हूँ। तो इसी तरह से आप जो है अपनी क्लिप को इस वाली टाइमलाइन में भी एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं इसके मिडल में लाना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्लू कलर का आ जाएगा और उसके मिडल में लग जाएगी। और अगर मैं इसके ऊपर कर दूंगा तो वो पूरी की पूरी क्लिप चेंज हो जाएगी उसके साथ। तो ये इसका फ़ायदा है। अगर आप जल्दी जल्दी अपनी कट करके वीडियो को कंप्लीट करना चाहते हैं, आप ज़्यादा डीपली एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर से आप बहुत जल्दी तरीके से अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो कट पेज के अभी और भी फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में जो कट पेज होता है वो आपके काम को ईजी बनाता है, फास्ट बनाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कट पेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एडिट पेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक्चुअली में ये सारी जो टाइमलाइन है वो सभी एक ही टाइमलाइन शेयर करते हैं। अगर आप यहाँ पर से ट्रिम कर रहे हैं तो यहाँ पर से आप कुछ और एडिट भी कर सकते हैं। सब कुछ से टाइमलाइन सेम ही रहेगी, सब कुछ सेम ही रहेगा जो आप कहीं भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप डिटेल से एडिटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप फास्ट तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। चलिए अब और टूल्स के बारे में जानते हैं। ये देखिए आपको ये बार बार चीज़ दिखेगी, ये देखिए एरो दिखेंगे, आप हर जगह पर आपको एरो दिखेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो सबसे पास वाला एज है ना, किसी क्लिप का एज है, वो आपको बताएगा इस प्ले हेड के सबसे पास एज कौन सा है। अगर मैं इधर कर देता हूँ ये वाला पास है, इधर कर देता हूँ ये वाला पास है, ठीक है, इधर कर देता हूँ ये वाला पास है, तो ये एज के बारे में बताता है कि सबसे पास वाला एज कौन सा है। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पर आपको एक बटन दिखता है, स्नैपिंग टूल है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑडियो ट्रिम है, ठीक है, यहाँ मार्कर है। इसका क्या है, ऐड ट्रैक कर सकते हैं आप। इस पर क्लिक करेंगे तो कोई एक ट्रैक ऐड हो जाएगा। ठीक है, जितने भी आप ट्रैक ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक यहाँ पर आपको सीजर का बटन मिलता है, वो आपकी क्लिप को स्प्लिट करता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए प्ले हेड है हमारा, इसको मैं क्लिक करूँगा सीजर को तो यहाँ पर एक कट लग जाएगा, ये देखिए। इसके अलावा इसका शॉर्टकट भी है, अगर आप कट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कंट्रोल बैकस्लैश करेंगे तो यहाँ पर एक कट लग जाएगा, ये देखिए कट लग चुका है। तो आपको जो भी आसान लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। इसके अलावा आप जो है अगर इस सीजर के बटन को क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर अगर अपने प्ले हेड पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक और सीजर दिख जाती है, तो आप इस पर क्लिक करके भी इसको कट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो अगर आपको लेफ़्ट वाली सारी क्लिप्स को सेलेक्ट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो लेफ़्ट में जितनी भी क्लिप्स होंगी वो सारी सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो राइट में जितनी भी क्लिप होंगी वो सारी सेलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर और बटन्स मिल जाते हैं जिसमें आपको बैकवर्ड, प्ले रिवर्स, स्टॉप और प्ले, गो नेक्स्ट और लूप, ये सारे बटन्स मिल जाते हैं, ये सब कॉमन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको कुछ बटन मिलते हैं। अब ये बटन कौन से हैं, ज़्यादातर बटन ये वही हैं जो हमने थे। जैसे कि हम अगर इसको अपने टाइमलाइन पर लेकर के आना चाहते हैं, मैं यहाँ पर से ड्रैग करता हूँ और ये जितने भी बटन्स हैं वो सारे बटन्स यही हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बटन है स्मार्ट इंसर्ट। अब स्मार्ट इंसर्ट क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया था, इसका मतलब है जो सबसे पास वाला कट होगा, पास वाला एज होगा, ठीक है, इसे याद रखना। उसी हिसाब से स्मार्ट इंसर्ट का मतलब क्या है, जो भी आपके पास वाला कट होगा ना वहाँ पर आपकी क्लिप
ऐड हो जाएगी। अब कैसे ऐड होगी, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं स्मार्ट इंसर्ट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देखना इस वाले जगह पर ये वाली क्लिप ऐड हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है, जो नियरेस्ट एज होगी उसके पास जो है क्लिप ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्मार्ट इंसर्ट वही काम करता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, कट पेज का काम होता है आपके काम को फास्ट स्पीड में करना। तो बहुत ही अच्छा पेज है, इसका भी इस्तेमाल आपको करना चाहिए दोस्तों। इसके बाद जो है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसका नाम है फास्ट रिव्यू। अब मान लीजिए आपने अपनी वीडियो का एडिट कर लिया है और आप जल्दी से अपनी टाइमलाइन को देखना चाहते हैं, अपनी वीडियो को रिव्यू करना चाहते हैं, तो आप सिंपली ये प्ले वाले बटन से धीरे धीरे देखेंगे। इससे बढ़िया आप फास्ट रिव्यू कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फास्ट रिव्यू होगा आपकी टाइमलाइन, जो आप जल्दी से देख पाएंगे कि कितनी क्या क्या आपने एडिट करा है। तो आप इस पर क्लिक करके फास्ट रिव्यू भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर एक और स्लाइडर्स देख रहे हैं, इसका मतलब है टूल्स। ये आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे टूल्स नज़र आएंगे। अब ये टूल्स कौन कौन से हैं तो वो जान लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म टूल दिखता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, जो हमने एडिट में देखा था, जब हम इस सेक्टर को ऑन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो, और फिर हम इस पर क्लिक करते हैं, तो ये जो टूल्स हैं जिसमें हम मूव कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर से यूँ हिला सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, वही जो टूल है वो यहाँ पर आपको दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर से भी आप जो है इसे जूम ऊपर नीचे कर सकते हैं, इधर लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, आप क्रॉप इनेबल कर सकते हैं, यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है डायनेमिक जूम का ऑप्शन मिल जाता है। इसे इनेबल करने पर आप जो है वीडियो को डायनेमिक जूम कर सकते हैं, जो हमें डायनेमिक जूम वाला ऑप्शन वहाँ पर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कंपोजिट कर सकते हैं, यहाँ पर स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, स्टेबलाइजिंग कर सकते हैं अगर आपकी वीडियो स्टेबलाइज नहीं है। सारे के सारे जो है यहाँ पर हमारे को मिलते हैं, वही सारे टूल्स हमारे को यहाँ पर मिल जाते हैं। ईजी तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ आप यहाँ पर एक नई टाइमलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू टाइमलाइन पर क्लिक करिए, ठीक है। इसे ओके करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हमारी एक न्यू टाइमलाइन बन गई है। अब मैं चाहता हूँ कि अपनी क्लिप को अपनी टाइमलाइन पर लेकर के आना, तो मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं इनपुट पॉइंट डालूंगा, आउटपुट पॉइंट डालूंगा और इसे ड्रैग करूँगा। पहला तरीका ये है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसे डबल क्लिक करूँगा और मैंने इनपुट आउटपुट पॉइंट ले लिया, इसके बाद मैं यहाँ पर अपेंड वाले पर क्लिक करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से मैं डबल क्लिक करता हूँ दूसरी क्लिप पर और इसको मैं यहाँ पर से इनपुट पॉइंट लेता हूँ, आउटपुट पॉइंट लेता हूँ और अपेंड पर क्लिक करता हूँ। इसी तरह मैं बार बार करता रहूँगा। लेकिन ये जो है बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, ये भी बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। इसके आसान तरीका है, इसे डिलीट करते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता है ऊपर सोर्स टेप का, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी मीडिया पुल में जितनी भी क्लिप्स होंगी वो एक साथ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी आपकी मीडिया क्लिप हैं वो सारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब इसका ईजी तरीका क्या है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनपुट पॉइंट डाला, आउटपुट पॉइंट डाला, अपेंड किया, गया यहाँ पर इनपुट पॉइंट डाला, आउटपुट पॉइंट डाला, अपेंड किया। लेकिन अभी भी बड़ा तरीका है, मुझे बार बार जाकर यहाँ पर क्लिक करना पड़ रहा है। इनपुट आउटपुट तो मेरा शॉर्टकट है, लेकिन मुझे बार बार अपेंड पर क्लिक करना पड़ रहा है। अब क्यों ना मैं अपेंड का जो है एक शॉर्टकट बना लूँ। उसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें DaVinci Resolve पर क्लिक करना है ऊपर और यहाँ पर कीबोर्ड कस्टमाइजेशन पर आपने क्लिक कर देना है, तो आपका ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑल कमांड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है अपेंड, और ये रहा अपेंड टू एंड ऑफ टाइमलाइन। आपने इस प्लस के बटन पर क्लिक करना है और मेरा इनपुट आई दबाना होता है, मुझे ओ दबाना होता है, और फिर मैं क्यों ना पी दबा लेता हूँ। यहाँ पर पी को मैं एक शॉर्टकट ले लेता हूँ, इसे असाइन करता हूँ और इसे सेव पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं माई शॉर्टकट। इसके बाद हम इसे ओके करते हैं, इसे क्लोज करते हैं। अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पर आगे चलते हैं, आई प्रेस करता हूँ मैं और इसके बाद ओ प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पर पी दबाता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है, आई ओ पी, ठीक है। आगे चलते हैं आई ओ पी, आगे चलते हैं आई ओ पी। इसी तरह से आप शॉर्टकट तरीके से वीडियो को अपनी क्रिएट कर सकते हैं और आपको समय भी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दोस्तों अब बनाते हैं थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट्स और टेक्स्ट एनिमेशन करते हैं।
तो मैं आपको बेसिक अभी बताने वाला हूँ। तो अभी हम एडिट पेज पर चलते हैं और यहाँ पर कुछ जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इफेक्ट्स लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। अभी ये देखिए ये हो रहा है धीरे धीरे, ग्राफिक कार्ड पर थोड़ा सा लोड पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखता है, देखिए यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मेन्यूज़ दिखेंगे। अगर आप इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर तो भाई एडजस्टमेंट लेयर है और फ्यूजन कंपोनेंट है। यहाँ पर ये तो कुछ इफेक्ट्स लग नहीं रहे और ये कह रहा है भैया अगर आपने ये सब सारे फाइल्स ओपन करनी है तो ये बाय करने के लिए आपको बोलेगा, तो हमें ये नहीं चाहिए, हम फ्री वाले यूज़ करेंगे। तो आप ओपन इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फ्री वाले इफेक्ट्स दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको इफेक्ट्स दिखेंगे जो फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है, अगर आपने गॉसियन ब्लर लगाना है अपनी क्लिप में तो आप यहाँ गॉसियन ब्लर को क्लिक करिए, ड्रैग करिए और अपनी क्लिप पर छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ब्लर लग चुका है, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और आप इफेक्ट पर जाते हैं, यहाँ पर आप अपने ब्लर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर से कंट्रोल Z करिए। इसके अलावा आप यहाँ पर से इसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर से इफेक्ट, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कोई और इफेक्ट लगाना तो यहाँ पर आप कोई और इफेक्ट लगा सकते हैं, बॉक्स ब्लर लगा सकते हैं, ठीक है। आपको बॉक्स ब्लर मिल जाता है, डिलीट कर दीजिए। आप यहाँ पर से प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये वाला आपको पेड वाला मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है DaVinci Resolve स्टूडियो में आपको भी मिलेगा, ठीक है। जो जिसके ऊपर भी वो आएगा वो पेड वाला इफेक्ट होगा, तो आपको DaVinci Resolve उसमें खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो हम फ्री वाले से भी बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम इफेक्ट्स पर चलते हैं और यहाँ पर आपको देखा था आपने एडजस्टमेंट क्लिप। एक्चुअली में अगर आपने फोटोशॉप का भी यूज़ करा है, प्रीमियर प्रो में एडजस्टमेंट लेयर का भी यूज़ करिए तो वही है एडजस्टमेंट क्लिप। अगर आप इसे ड्रैग करते हैं और अपनी क्लिप के ऊपर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर एक क्लिप मिल जाती है जिसमें एक नल ऑब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं है, खाली एक लेयर मिलती है, ठीक है। अब इस लेयर के ऊपर अगर आप कोई इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि मैं गॉसियन ब्लर डाल देता हूँ, तो इसके नीचे जितनी भी लेयर होगी अभी इनके ऊपर इफेक्ट नहीं लगा, ठीक है। इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर इफेक्ट लगा हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर मैं एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक करके इसके इफेक्ट को इंक्रीज़ करता हूँ, ब्लर को इंक्रीज़ करता हूँ, तो ये तीनों की तीनों जो इसके नीचे हैं उस पर ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगा। लेकिन ये एडजस्टमेंट लेयर ख़त्म होते ही आप यहाँ पर देखें इफेक्ट नहीं लगा हुआ। अगर मैं इसे आगे कर देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ये सिर्फ एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर, एडजस्टमेंट क्लिप के ऊपर ब्लर इफेक्ट लगा हुआ है। तो काफ़ी पावरफुल टूल है, आपको इसको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए फिलहाल इसे डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। इस वाले को डिलीट मार देते हैं, डिलीट सिलेक्टेड। इसके अलावा हम एक और चीज़ जानते हैं, यहाँ पर टाइटल पर चलते हैं। टाइटल में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको सिंपल टाइटल मिलते हैं और यहाँ पर आपको मिलते हैं फ्यूजन टाइटल, जो आपके फ्यूजन से लिंक होते हैं, ठीक है। इसमें भी कई पेड होंगे जो आपको पैसे देकर अगर आप स्टूडियो खरीदते हैं तब आपको पेड मिलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बेसिक टेक्स्ट लेते हैं तो मैं यहाँ पर से क्लिक करके इसे ड्रैग करूँगा और यहाँ पर आप बेसिक टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर दिस इज़ बेसिक टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर से आप इसका फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, जो भी आपने फ़ॉन्ट लेना है। यहाँ पर आप इसकी लाइट रेगुलर बोल्ड कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर से आप इसका यहाँ पर से साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे आपको फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं जो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, एक एक चीज़ का हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आप फैंसी टेक्स्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे फैंसी टेक्स्ट मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे फैंसी टेक्स्ट हैं यहाँ पर आपको मिलते हैं। जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर हम डालते हैं फैंसी टेक्स्ट और इसके साइज़ को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये थोड़ा सा फैंसी टेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी पावरफुल टूल है। तो फिलहाल मैंने आपको इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया। अब आप थोड़ी सी वीडियो एडिट करिए ताकि आपको पता चलेगा कि इस DaVinci Resolve का इस्तेमाल कैसे करा जाता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे और भी चीज़ें सीखेंगे। अभी आपको बेसिक चीज़ें सभी पता चल गई है, आने वाले वीडियोस में हम और भी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। अभी तक आपको कुछ सीखने को मिला है और आप वीडियो एडिट करने के लिए तैयार हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों अब बात करते हैं ऑडियो सेटिंग्स की। तो ऑडियो सेटिंग्स कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। जिस तरह से हम वीडियो की सेटिंग्स करते हैं, वीडियो को एडिट करते हैं, उसी तरह हम ऑडियो को भी एडिट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और ये एक दूसरे से लिंक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था।
लेकिन इसे अनलिंक करने के अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका है, आप इसे अनलिंक कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप इस लिंक क्लिप पर क्लिक करेंगे तो ये अनलिंक हो जाएगा। इस तरह से आप इंडिविजुअली वीडियो क्लिप और ऑडियो क्लिप को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। लेकिन मैं अंडू कर देता हूँ और ये इसे लिंक कर देते हैं हम दोबारा से। इसका दूसरा तरीका है, आप यहाँ पर क्लिक करके भी इसको अनलिंक कर सकते हैं। इसे अनलिंक कर दीजिए तो ये अनलिंक हो गया है। अब आप इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका तीसरा तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है अगर आप अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट का बटन दबाते हैं और आप किसी भी इंडिविजुअल क्लिप पर उसके बाद क्लिक कर सकते हैं और उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद आप अपने ऑडियो ट्रैक को यहाँ पर से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर से आप यहाँ पर एक एरो दिखेगी आपको, ये देखिए, आप इससे अपनी ऑडियो वेव फॉर्म को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पर आपको एक बटन दिखता है जिससे आप एक फेड डाल सकते हैं ऑडियो के अंदर। ये देखिए, यहाँ पर आप फेड डाल सकते हैं, यहाँ से आप एक वीडियो में भी फेड डाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ तो आप देखिए। दोस्तों, अब बनाते हैं थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट्स और टेक्स्ट एनिमेशन करते हैं। तो आप समझ गए होंगे इन सब चीज़ों से क्या क्या किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और चीज़ की जो कि हम ऑडियो से रिलेटेड करने वाले हैं। वो आपको यहाँ पर इंस्पेक्टर में मिलता है ऑडियो। यहाँ पर जितनी भी हम ऑडियो की सेटिंग्स करते हैं, चाहे आप वॉल्यूम एडजस्ट करें, पैनिंग करें, पिच करें, कुछ भी करें, इक्वलाइज़र सेट करें, वो आप सिर्फ एक क्लिप के बेस पर करते हो। अब क्लिप मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर कट करता हूँ, ये ब्लेड से मैं इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, ये एक क्लिप हो गई और ये एक क्लिप हो गई। ठीक है, ये 2 क्लिप्स हो गई। अब इसमें जो हम एडजस्टमेंट करेंगे वो एक क्लिप पर होगी। जैसे कि अगर मैं एडजस्ट करूँगा तो ये सिर्फ एक इस क्लिप में होगी। अगर मैं इस क्लिप पर करना चाहता हूँ तो मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा और इस पर एडजस्ट करूँगा, तो ये क्लिप वाइज होगी। लेकिन अगर हम पूरे के पूरे ट्रैक पर करना चाहते हैं, पूरे के पूरे ट्रैक पर एक जैसी सेटिंग्स हो, फिर आपको मिक्सर पे जाना पड़ेगा और मिक्सर से यहाँ पर आप ऑडियो को गेन कर सकते हैं, यहाँ पर म्यूट कर सकते हैं, सोलो ट्रैक कर सकते हैं, इक्वलाइज़र चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप पैन कर सकते हैं इसमें से। इसके अलावा अगर आप क्लिप पर एक करना चाहते हो तो आप इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं यहाँ पर एको का, तो वो क्लिप में लगेगा, लेकिन यहाँ पर से पूरे के पूरे ट्रैक में चेंजेस होंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें थोड़ी सी लिमिटेड सेटिंग्स होती हैं, क्योंकि डिविंची रिजॉल्व में आपको एक प्रॉपर म्यूज़िक के लिए, ऑडियो के लिए एक प्रॉपर पेज दिया होता है। इसके ऊपर हम अभी चलेंगे, पूरी डिटेल से समझेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ जाइए, यहाँ पर से आप क्लिप के ऊपर कर सकते हैं एडजस्टमेंट, यहाँ पर से आप ट्रैक के ऊपर कर सकते हैं, पूरे के पूरे ट्रैक पर। इसके अलावा यहाँ पर से आप किसी भाग पे आपको जो है वॉल्यूम को अप करनी है या फिर वॉल्यूम को डाउन करनी है, तो आपको अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट का बटन दबाना है और यहाँ पर किसी पर भी क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक की फ्रेम लग जाएगा, जैसे आप यहाँ रेड कलर का की फ्रेम देख सकते हैं, उसी तरह आप एक और जगह पर सेलेक्ट कर दीजिए तो वहाँ पर भी की फ्रेम लग जाएगा। इसके बाद आप इसकी वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए, ऊपर या नीचे कर सकते हैं किसी भाग को। ठीक है, तो ये की फ्रेम का ये बेनिफिट होता है। अभी हम और डिटेल में समझेंगे ऑडियो के बारे में। दोस्तों, अब जो मैं एग्जांपल आपको देने वाला हूँ उसे ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए हम एक वीडियो को क्रिएट करते हैं कैमरा से, ठीक है, अपने DSLR से या मोबाइल कैमरा से क्रिएट करते हैं, और हम अपनी ऑडियो को किसी दूसरे डिवाइस से ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं ऑडियो को और दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं ऑडियो को, एक मोबाइल से हम अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, या कैमरा से वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं और पास में रखे माइक से हम ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं। एक जो है कैमरा से ऑलरेडी रिकॉर्ड होती है ऑडियो, और दूसरी होती है हमारे पास में जो भी कैमरा पड़ा है उसमें। तो अब क्या होता है, हमें लिंक करने के लिए हम दोनों ऑडियो लेते हैं। मान लीजिए ये कैमरा वाली ऑडियो है और ये वाली ऑडियो जो है हमने अपने एक्सटर्नल माइक से ली है। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे को लिंक करने के लिए ना, जैसे मान लीजिए हमारे को लिंक करने के लिए पूरा का पूरे वेव फॉर्म देखनी पड़ती है कि भाई कहाँ से लिंक करना है, तब जाके ऑडियो एकदम मैच करेगी। हमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है कहाँ पर। जैसे मान लीजिए मेरे को इतनी है ऑडियो, अब मुझे ध्यान करना है कि कहाँ से मैच होगी ऑडियो, तो मुझे उस बेस पर बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ऑडियो मैच होगी। तो ये एक तरीका है जिसमें आप बहुत ध्यान से करेंगे तब जाके वो मैच होती है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसके बाद अगर आप
जैसे मान लीजिए इसमें आपकी इंटरनल कैमरा के इंटरनल की आवाज़ है और ये आपने एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्ड करी है, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑटो सिंक ऑडियो। ठीक है, इसके बाद आपको बेस्ड ऑन वेव फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पहले ये ऑटोमेटिकली होगा और जैसे भी बेस्ट ऑडियो मैच हो जाएगी तो आपने सिर्फ ड्रैग करना है इसी ऑडियो को, इसी ऑडियो के अंदर आपकी ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा ऑडियो और आपकी बेस्ट ऑडियो आएगी, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों एडिट पेज में जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप अपने डिविंची रिजॉल्व को फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो आप वर्क स्पेस पर क्लिक करिए और यहाँ पर से आप फुल स्क्रीन विंडो पर क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन पर कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका प्लेबैक जो ये प्ले कर रहे हैं आप वीडियो को वो स्लो चल रहा है, अटक अटक के चल रहा है, तो आप प्लेबैक पे जाइए, यहाँ पे टाइमलाइन प्रॉक्सी पे जाइए और इसे हाफ रेजोल्यूशन या फिर क्वार्टर रेजोल्यूशन पर करके देखिए। ठीक है, इसके अलावा अभी भी अगर स्लो चल रहा है तो रेंडर कैशे में जाइए, इसे स्मार्ट कर दीजिए, डिलीट कर दिए ऑल कैशे को, तो ये आप कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि हम जैसे कि अपनी क्लिप को, जैसे ये वाली जो क्लिप है वो यही है, इसको मूव कर देते हैं किसी और फोल्डर पे, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो यहाँ पर से ये मीडिया ऑफलाइन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको मीडिया ऑफलाइन दिखेगा। ठीक है, ये पता नहीं क्यों आ रहा है, कैश मेमोरी में है, तो फिलहाल यहाँ पर आपका मीडिया ऑफलाइन लिखा आएगा। कभी कभार ऐसा होता है, रेड क्लिप होती है यहाँ पर मीडिया ऑफलाइन लिखा आता है, तो उसका मतलब होता है आपने अपनी क्लिप को कहीं मूव कर दिया, दूसरे फोल्डर में कर दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी क्लिप पर जो उनसे क्लिप आपकी रेड आ रही है, मीडिया ऑफलाइन आ रहा है, आप इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा रीलिंक सेलेक्टेड क्लिप्स, इस पर क्लिक करिए और फिर आप वहीं पर ही चले जाइए जहाँ पर आपने क्लिप को सेव करा है, जैसे मैंने यहीं पर ही करा था। तो ये डाउनलोड फोल्डर के अंदर है तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा, सेलेक्ट फोल्डर करिए और यहाँ पर ऑटोमेटिकली रीलिंक हो जाएगी। तो सिंपल है, तो समझ गए आप रीलिंक कैसे करना है। दोबारा से मैं बताता हूँ, रीलिंक पर क्लिक करिए और जहाँ पर भी आपकी वीडियो है उस फोल्डर को सेलेक्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी, लिंक हो जाएगी। दोस्तों अब एडिट में जितने भी बेसिक चीज़ें थी वीडियो बनाने के लिए मैंने आपको सब बता दिया है। अब हम चलते हैं फ्यूजन पेज पे। फ्यूजन पेज में जो भी बेसिक चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगा। मोस्टली क्या होती है, जब हमारे को किसी पार्ट को ब्लर करना होता है तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम बेसिक समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखती हैं, ये होता है नोड, इसे देख कर घबराइए मत, ये एक लेयर की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे कि ये मीडिया वन क्या है, मीडिया वन है आपकी जो एडिटिंग वाली, जो आप एडिट कर रहे हैं, और मीडिया आउट है जो रेंडर होके बाहर आ रहा है। ठीक है, बस कंफ्यूज मत होइए इस चीज़ को देख के, ये है जिसमें आप एडिट कर रहे हैं, ये है वो जिसमें रेंडर होके बाहर आ रही है चीज़। ठीक है, इतना समझिए सिंपल भाषा में। अब यहाँ पर से आपको किसी पार्ट को ब्लर करना है तो आपने सिर्फ रेक्टेंगल पर क्लिक करना है, ध्यान रहे आप किसी पर क्लिक मत करें, सिंपल यहाँ पर क्लिक करें और रेक्टेंगल पर क्लिक करें तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप उसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे अपने टाइमलाइन वाले पार्ट को ब्लर करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा इफ़ेक्ट्स लाइब्रेरी पर, यहाँ पर सर्च करूँगा ब्लर, ये रहा ब्लर, इसको ड्रैग करूँगा मैं यहाँ पर, तो ये दूसरा एक नोड आ जाएगा, इसको मुझे इसके साथ लिंक करना है। अब इसके साथ लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको यहाँ पर क्लिक करना है, लिंक करना है और यहाँ पर से इसको लिंक कर देना है। ठीक है, और अपने रेक्टेंगल को कर देना है हमें इससे लिंक। अब आपको ब्लर साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ पर से ब्लर कर सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा तरीका है लिंक करने का। अगर आप किसी क्लिप को लिंक करना चाहते हैं किसी के साथ, जैसे कि मैं इसे हटा देता हूँ, दोबारा से इसको लिंक कर देता हूँ, तो आपको इस वाले जो भी है आपका लिंक करना है, जिसे शिफ्ट होल्ड करिए अपने कीबोर्ड पर और इसे यहाँ पर लेके आइए और वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा और आपको इससे लिंक कर देना है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर हमें ग्रीन स्क्रीन हटानी है, जो मेन चीज़ होती है, वो ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए करना पड़ेगा, इसको डिलीट करिए, इसको भी डिलीट करिए। अब मैं कोई ग्रीन स्क्रीन वाली क्लिप ले लेता हूँ, इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो आ गई है, इसको हम ड्रैग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे इसको ग्रीन स्क्रीन को हटाना है तो हम फ्यूजन पे जाएंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई है। इसके अलावा इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर से लेंगे अल्ट्रा की, ठीक है, उसे ड्रैग करेंगे, शिफ्ट दबाऊंगा मैं, होल्ड करूँगा और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिंक हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना मुझे, ये ग्रीन वाले को हटाना है बस सिंपली, और हमारी सिंपल आ गई है वीडियो। अब मैं आपको किसी स्क्रीन पे लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमारी लग चुकी है सब्सक्राइब का बटन।
दोस्तों जो मेन चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें जो आपको अपनी हर वीडियो में डालनी होती है, डिविंची रिजॉल्व के हिसाब से मैंने आपको बेसिक फ्यूजन के बारे में बता दिया। ठीक है, ये फ्यूजन पेज होता है, ये पूरा आफ्टर इफेक्ट्स या वीएफएक्स का एक एडवांस लेवल है, जिसमें आपको एक एडवांस लेवल वाली वीडियोस देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी जो बेसिक यूज़ था वो मैंने आपको बता दिया, इसका आप बेसिक यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कलर पेज पर, और कलर पेज पर आपको मैं बेसिक इंटरफेस के बारे में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको गैलरी दिखती है, जो भी आपकी गैलरीज होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, गैलरी में जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर से आप लट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको प्री बिल्ट लट्स मिल जाते हैं जो डिविंची रिजॉल्व में मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मीडिया पूल मिल जाता है, जो हर पेज में आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको टाइमलाइन दिख जाती है, ये जो टाइमलाइन है जो आपको हर पेज में मिल जाती है, उसको आप ऑफ़ या ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आप क्लिप्स को भी ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिप्स देखने को मिल जाती हैं। नोट्स जो हैं यहाँ पर आपको मिलते हैं, जो नोट्स होते हैं, जो अगर आपने प्रीमियर प्रो या दूसरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा है उसमें लेयर्स होती हैं, लेकिन डिविंची रिजॉल्व में नोट्स होते हैं। और इसके अंदर एडिट पेज में आपको लेयर्स मिलती हैं, लेकिन कलर पेज में और फ्यूजन पेज में आपको नोट्स मिलते हैं। ठीक है, आपको लिंक करने पड़ती है हर चीज़ों को। तो ये भी एक एडवांस चीज़ है, लेकिन मैं आपको बेसिक इसके अंदर समझाने वाला हूँ कि डिविंची रिजॉल्व कैसे काम करता है। कलर पेज में यहाँ पर ओपन इफेक्ट्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको कुछ बेसिक इफेक्ट्स मिल जाते हैं जो हमने पहले एडिट पेज में इस्तेमाल करे हैं, और कुछ मिलते हैं आपको एडवांस इफेक्ट्स मिलते हैं, और बहुत सारे एडवांस इफेक्ट जो है पेड डिविंची रिजॉल्व के अंदर होता है। तो मोस्टली आपने अगर फ्री वाला डाउनलोड किया तो आपको फ्री वाले इस्तेमाल करने हैं, तो इसको ऑफ कर दीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पर से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पर कैमरा रॉ मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलता है कलर मैच का टूल मिल जाता है, यहाँ पर आपको कलर व्हील मिल जाता है, कलर HDR ग्रेड मिल जाता है यहाँ पर आपको, और यहाँ पर आपको RGB मिक्सर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको मोशन इफेक्ट्स मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे जो हैं इफेक्ट्स आपके नहीं चलेंगे, क्योंकि फ्री वर्जन में बहुत सारे इफेक्ट्स डिसेबल होते हैं। लेकिन अभी जो हम समझने वाले हैं, अगर हम किसी कलर करेक्ट करना चाहते हैं किसी क्लिप का, तो सबसे पहले हम उसको वाइट बैलेंस को हमें बिल्कुल एक्यूरेट करना पड़ता है। वाइट बैलेंस को सेट करने के लिए आपको यहाँ पर स्कोप का एक विंडो दिखती है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारी विंडोज़ दिखती हैं, वैसे परेड दिखती है जो अभी सिलेक्टेड है। इसके बाद वेव फॉर्म दिखती है, यहाँ पर से आप वेक्टर स्कोप देख सकते हैं, इसमें आप स्किन कलर को मैच कर सकते हैं। इसके बाद हिस्टोग्राम आपको यहाँ पर दिखता है। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलता है। तो हम परेड पर चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, हमारे वाइट बैलेंस को बिल्कुल एक्यूरेट करना है। उसके लिए आपको वाइट वाले पार्ट को आपको ऊपर देखना है, और ब्लैक वाले को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो आपको नीचे वाले को देखना पड़ेगा। एक्चुअली में आपको क्या करना पड़ता है, आपको ऊपर वाली लाइन से और नीचे वाली लाइन से थोड़ा सा हटा के अपने इसको ग्राफ को रखना पड़ता है। तो आप अगर ब्लैक वाली को सेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर से एडजस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको वाइट वाली को सेट करना है तो आप उसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। ठीक है, आपको यहाँ मिडिल में रखना है। ठीक है, हल्का सा नीचे होना चाहिए और यहाँ से हल्का सा ऊपर होना चाहिए। तो एक परफेक्ट वाइट बैलेंस अभी नहीं है। परफेक्ट वाइट बैलेंस कैसे होगा, आपको ये देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है ना, देखिए ये नीचे जा रहा है, हमें बिल्कुल एक्यूरेट करना है बिल्कुल। तो अभी ये वाइट बैलेंस को जा रहा है, तो हम ये वाइट बैलेंस में गेन में करेंगे थोड़ा सा एडजस्टमेंट, तो ये बिल्कुल वाइट परफेक्ट हो गया। ठीक है, ब्लैक में भी थोड़ा सा दिक्कत है, तो हम ब्लैक को भी करेंगे हल्का सा एडजस्टमेंट। तो अब ये वाइट बैलेंस बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर से टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। अब उसको मत देखिए, अब हमने वाइट बैलेंस सेलेक्ट कर दिया, अब हम टेम्परेचर को देख रहे हैं। ठीक है, अब हम टेम्परेचर को देख रहे हैं सिर्फ। अब हम टिंट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रीन या फिर पिंक, जो भी करना अपने। कंट्रास्ट यहाँ पर से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर से थोड़ा वाइट बैलेंस और एडजस्ट होता है। यहाँ पर से आप कलर बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर से शेडो को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर से आप सैचुरेशन को बढ़ा या कम कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपको बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ पर से आप इसके कर्व्स कर सकते हैं ताकि आप और ज़्यादा कंट्रास्ट कर सकें। ये सब एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, आपको सिर्फ बेसिक समझना आना चाहिए डिविंची रिजॉल्व काम कैसे करता है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस और दिख रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर से किसी पार्ट को, जैसे कि मान लीजिए ग्रीन ज़्यादा है, तो मैं ग्रीन को अगर कम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर से ग्रीन को एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ग्रीन बिल्कुल ख़त्म कर सकता हूँ। यहाँ पर से कोई कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, तो आपको बेसिक समझ आना चाहिए सिर्फ। इसके अलावा यहाँ पर से आप सिंपली शेडो को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर से देखिए शेडो एडजस्ट हो जाएगी, जितनी भी शेडो पार्ट होगा
वो ग्रीन कलर में एडजस्ट हो जाएगा, या फिर अगर हम रेड करना चाहें रेड कर सकते हैं। अगर हमें किसी वीडियो को शार्प करना है तो आप यहाँ पर जाइए, आप इसको शार्प कर सकते हैं। ये देखिए शार्प हो जाएगी जितनी भी शार्प करना है आपने, ठीक है। इसके अलावा आप किसी वीडियो में विनियट लगाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर से आप मास्किंग कर सकते हैं, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर जाइए, ठीक है। और आप यूँ करके मास्किंग लगा सकते हैं, यहाँ पर से इन्वर्ट करेंगे तो ये मास्किंग लग जाएगी। दोस्तों इसके बाद आता है अगला पेज फेयर लाइट। इसमें है ऑडियो के बारे में मोस्टली, ठीक है। ऑडियो के बारे में हमारे को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसके भी बेसिक इंटरफेस के बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मीडिया पूल है जो आपको पहले पता है, इफेक्ट लाइब्रेरी है, इंडेक्स, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। साउंड लाइब्रेरी जो कि आपको कनेक्ट करना पड़ता है और पेड वर्जन होता है जब डिविंची रिजॉल्व का, उसमें यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं जो आप इफ़ेक्ट्स यहाँ पर से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर से आप इक्वलाइज़र सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से हाई लो फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से आप डायनेमिक्स लगा सकते हैं, यहाँ पर से आप ऑडियो ट्रैक्स को की वॉल्यूम को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक विंडो मिल जाती है जिस पे से आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो मेन ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए इंटरफेस के बारे में। तो फेयरलाइट के बारे में मैंने बेसिक आपको बता दिया है, इसका क्या क्या यूज़ है, जो भी आपको यूज़ में आएगा वो चीज़ें मैं आपको बता दी हैं। आखिर में डिलीवरी पेज है जो मेन होता है। तो ये डिलीवरी पेज क्या है, जहाँ पर से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले फ़ाइल नेम देना है। आपको बहुत सारे वैसे तो इंटरफेस मिल जाते हैं, यहाँ पर से आप कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पर आपने करना है तो आपको यहाँ पर प्री बिल्ट सिर्फ फाइल नेम डालना है और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली जो भी आपने रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है, फ्रेम रेट सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पर से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर से फाइल नेम को दे सकते हैं, जो भी आपने फाइल नेम देना है। यहाँ पर से आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी आपने सेव करनी है फाइल को। इसके बाद ऑडियो में आप जाके सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं क्विक टाइम करिए और यहाँ पे H264 और यहाँ 1080 पिक्सल में कर सकते हैं। इसके बाद एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे, आप इसे फुल कर दीजिए और इसको और कुछ नहीं करना, आपने ऐड टू रेंडर क्यों करना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है फ़ोल्डर जहाँ पर भी आप रेंडर करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं एडिट पे कर देता हूँ, सेलेक्ट फ़ोल्डर कर दिया। इसके बाद आपने रेंडर ऑल पे कर देना है, तो ये रेंडर होनी स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये था डिविंची रिजॉल्व का बेसिक कोर्स, जो मैंने आपको बेसिक जानकारी दी हर चीज़ के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।